इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ध्वनि का चाल जो होता है तापमान के समानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा और तापमान घटने से ध्वनि का चाल घट जाता है। हम लोग ये भी पढ़े थे कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ध्वनि का चाल होता है आर्द्रता यानी कि नमी के समानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा यानी कि आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है। इसलिए बरसात के बाद ध्वनि का चाल क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी कि ध्वनि जो होता है से तेज सुनाई देने लगता है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ध्वनि का चाल है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड है एम यानी कि मोलिकुलर मास का क्या होता है। तो देखिएगा जो ध्वनि का चाल है मोलिकुलर मास के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं फार्मूला के अनुसार कि ध्वनि का जो चाल होता है मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आणविक द्रव्यमान का होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा संबंध, यानी कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक चीज़ घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब समझते हैं आणविक द्रव्यमान है आखिर क्या। तो देखिए किसी भी यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित रहते हैं उसके द्रव्यमान को जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो जो द्रव्यमान आएगा उसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान या मोलिकुलर मास। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्वनि का जो चाल होता है मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि जिस गैस का आणविक द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसमें ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, उसमें ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जिस गैस का आणविक द्रव्यमान कम रहेगा उसमें ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। तभी तो उल्टा रिलेशन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस गैस का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा यानी कि अधिक होगा तो गैस भारी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारी गैस में ध्वनि के चाल कम होती है और हल्का गैस में ध्वनि के चाल अधिक होती है। कुहासा देखिएगा, कुहासा में जब हम बोलते हैं तो आगे आवाज़ जाता ही नहीं है, यानी कि कुहासा जो हो गया भारी गैस का काम करेगा। तो भारी गैस में ध्वनि का चाल घट जाती है, यानी कि कुहासा में ध्वनि के चाल क्या हो जाता है, घट जाता है, बहुत दूर तक सुनाई नहीं देता है, यानी कि धीमा सुनाई देता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ध्वनि के चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि तो हम लोग याद कर लेंगे कि ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि के चाल पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दाब बढ़े या घटे उससे ध्वनि के चाल को कोई मतलब नहीं होता है। देखिएगा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, यानी कि इनमें से यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होगा। तो देखिएगा हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 हो जाएगा, निकालेंगे तो हीलियम का आणविक द्रव्यमान 4 हो जाएगा, N2 यानी कि नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना 28 हो जाएगा और O2 ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देखिएगा इन चारों में से आणविक द्रव्यमान सबसे कम किनका है, तो सबसे कम आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का है। तो सबसे कम आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का है तो सबसे अधिक ध्वनि का चाल इसमें हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर ए वाला हो जाएगा। लेकिन इसका सीक्वेंस देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे अधिक ध्वनि का चाल किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन के बाद किस में ध्वनि का चाल अधिकतम होगा, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम में, यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये है और इससे ज़्यादा ये है। उसके बाद किस में हो जाएगा, नाइट्रोजन में, और इसके बाद किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन में ही आपका सीक्वेंस है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का जो चाल होता है डी से डेंसिटी, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं घनत्व। तो जो ध्वनि का चाल होता है घनत्व का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है ठीक उसी प्रकार घनत्व के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है ध्वनि का चाल। अब देखिएगा हम लोग इससे पहले पढ़ें कि ध्वनि का जो चाल होगा यानी कि स्पीड होगा मोलिकुलर मास के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम लोग जानते हैं चूँकि एक घनत्व का फॉर्मूला होता है D बराबर m/v। D से डेंसिटी, घनत्व, m से मास यानी कि द्रव्यमान, v से वॉल्यूम यानी कि आयतन।
तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, एक फार्मूला होता है, यानी कि D बराबर m बटे भी, D बराबर m बटे भी। अगर हम लोग यहाँ से m बराबर निकालें तो D इंटू भी आ जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा, D इंटू भी। तो देखिएगा ये जो m है, ये जो m है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, D इंटू भी का रूट अंडर लिख सकते हैं। और यहाँ सिर्फ हमको घनत्व से मतलब है, तो स्पीड जो ध्वनि का होगा, यानी कि ध्वनि का जो चाल होगा डेंसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि एक होता है नमयुक्त हवा यानी कि मोस्ट एयर, और एक होता है शुष्क हवा यानी कि ड्राई एयर। देखिएगा जो नमयुक्त हवा है, पहले देखिएगा हवा में मुख्य रूप से होता क्या है, तो हवा में मुख्य रूप से ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। हवा में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या क्या चीज़ होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो जो नमीयुक्त हवा होगा ना, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो रहबे करेगा, और नमी है यानी कि इसमें आर्द्रता की मात्रा है, यानी कि जल वाष्प रहेगा, यानी जल वाष्प के रूप में इसमें रहेगा, तभी तो नमीयुक्त हवा कहेंगे। और यही जल अगर उड़ जाए यानी कि सूख जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बचेगा, जिसको क्या बोलेंगे, शुष्क हवा। तो एक हो गया नमीयुक्त हवा और एक हो गया शुष्क हवा। तो नमीयुक्त हवा में क्या क्या रहेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जलवाष्प की मात्रा। शुष्क हवा में क्या क्या रहेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तब यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना कि नमीयुक्त हवा हल्का रहता है कि शुष्क हवा हल्का रहता है, यानी कि इन दोनों में से किसका मोलिकुलर मास कम रहेगा, किसका मोलिकुलर मास अधिक रहेगा। तो देखिएगा अगर ऐसे यहाँ से देखा जाए कि इसमें दो ही चीज़ है, यानी कि दो ही पदार्थ है, और इसमें तीन पदार्थ आ गया, तो इसका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा और नमीयुक्त हवा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और शुष्क हवा हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। यानी कि जब मिश्रण रहे या दो से अधिक ऐसा पदार्थ आपस में जुड़ा हुआ रहे तो उसको मिश्रण कहेंगे, और जब मिश्रण रहेगा तो उसको जब हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो औसत आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ता है, यानी कि एवरेज मोलिकुलर मास, क्योंकि मतलब कि सब आपस में मिश्रण हो जाता है। देखिएगा तो लिखा हुआ है एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ मोस्ट एयर, यानी कि नमीयुक्त हवा का औसत आणविक द्रव्यमान। तो देखिएगा ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 32 प्लस नाइट्रोजन का 28 और जल का कितना होता है 8, और 3 चीज़ है तो यहाँ नीचे कितना से भाग देंगे 3, जब इसको जोड़कर और 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ है एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ ड्राई एयर, यानी कि शुष्क हवा का औसत आणविक द्रव्यमान कितना होगा, सिर्फ आणविक द्रव्यमान नहीं, औसत आणविक द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि मिक्सचर हो गया है। तो औसत आणविक द्रव्यमान तो देखिएगा ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान जोड़कर 2 संख्या है तो 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 30। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि नमीयुक्त हवा का जो औसत आणविक द्रव्यमान है सो 26 आया है, और शुष्क हवा का जो औसत आणविक द्रव्यमान है से नमीयुक्त हवा का मोलिकुलर मास शुष्क हवा से कम होता है। यानी कि यहाँ से साबित होता है कि नमीयुक्त हवा जो होता है से हल्का होता है और शुष्क हवा क्या होता है, भारी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा नोट पॉइंट में कि नमीयुक्त हवा का घनत्व शुष्क हवा से कम होता है, यानी कि नमीयुक्त हवा का घनत्व शुष्क हवा से क्या हो जाता है, कम होता है। ऐसा इसलिए अभी हम लोग पढ़े थे, हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि D बराबर m बटे v। यहाँ से पता चल रहा है कि घनत्व और मास यानी कि द्रव्यमान दोनों आपस में समानुपाती होते हैं, यानी कि घनत्व जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर होता है। तो यानी कि जो चीज़ हल्का, तो नमीयुक्त हवा जो था से हल्का था, तो नमीयुक्त हवा का घनत्व भी क्या होता है, कम जाता है। शुष्क हवा भारी हो जाएगा तो शुष्क हवा का घनत्व भी कम होता है।